सबको पता है कि मैं सिर्फ तारीख़ के व्लॉग करता हूँ, लिहाजा अपने नाज़रीन से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर उनके इलाके में, उनके शहर में, उनके गांव में कोई तारीख़ी जगह, कोई तारीख़ी मकाम, कोई तारीख़ी इमारत, कोई खंडर बाकी है तो वो मुझसे रब्ता करें। मैं उनके शहर, उनके गांव, उनके देहात, उनके इलाके में आने को तैयार हूँ, अगर उसकी वीडियो बनाऊँ ताकि वो वीडियो वो विरसा है हमारा, वो विरसा मैं दूसरों तक पहुँचा सकूँ आपके तवस्सुत से और अपने चैनल गिलानी व्लॉग्स के तवस्सुत से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। कब्रिस्तान में सिर्फ लोग दफन नहीं होते बल्कि कहानियाँ दफन होती हैं, इसलिए कि हर शख्स इस दुनिया में जब आता है और जो वो ज़िंदगी गुजारता है उसमें दर्जनों कहानियाँ, दर्जनों वाक़यात, दर्जनों किस्से उसके साथ चलते हैं और जब वो कब्र में उतरता है तो उन किस्से और कहानियों को अपने साथ ले जाता है। मैं यहाँ इस एक कब्रिस्तान में खड़ा हूँ जिसे पेशावर का गोरा कब्रिस्तान कहा जाता है। वैसे तो पेशावर में 3 कब्रिस्तान हैं मसीही बरादरी के, लेकिन ये कब्रिस्तान सबसे कदीम है। 1853 में इस कब्रिस्तान की बुनियाद रखी गई और ये कब्रिस्तान जो है वो तहकाल के इलाके में है, कंटोनमेंट के बिल्कुल साथ है। और इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये पहले ये इतना छोटा सा कब्रिस्तान नहीं होता था, बल्कि ये अच्छा खासा वसी व अरीज़ कब्रिस्तान था, लेकिन कुछ तजावज़ात की नज़र हो गया और कुछ जब सड़क कुशादा की गई तो कुछ कब्रें उसकी जद में आईं और ये कब्रिस्तान अब उतना बड़ा नहीं रह गया जितना पहले था। लेकिन अब भी इस कब्रिस्तान की जो अहमियत है, मैंने जैसे ज़िक्र किया कि हर शख्स के साथ एक कहानी होती है, हर शख्स के साथ हर कब्रिस्तान में कहानियाँ दफन होती हैं, इंसान दफन नहीं होते। लेकिन इस कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है कि इसमें तारीख़ दफन है। इस कब्रिस्तान में जो लोग दफन हैं जो 1853 से लेकर, यानी अंग्रेज़ जब यहाँ 1849 में पेशावर में आए और उन्होंने इस कब्रिस्तान की, ये सबसे पहला कब्रिस्तान था जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी। यहाँ कुछ ऐसी शख्सियात दफन हैं जिनके कारनामे हमेशा याद रखे जाएंगे। यहाँ वो अंग्रेज़ भी दफन हैं जिन्होंने पेशावर के मार्के में हिस्सा लिया, वो अंग्रेज़ भी दफन हैं जिन्होंने सवात की मुहिम में हिस्सा लिया, वो अंग्रेज़ भी यहाँ दफन हैं जिन्होंने दर्रा खैबर के अफरीदियों से और पठानों से बाकायदा जंग लड़ी, वो भी दफन हैं। कुछ यहाँ कब्रें ऐसी भी हैं जो 2-3 दिन के अंदर बनाई गई, वो 20-22 कब्रें हैं। और वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंज़ा की बीमारी उस ज़माने में आ गई थी जिसकी वजह से वो 2-3 दिनों के अंदर अंदर उन लोगों का इंतकाल हो गया और उनकी कब्रें यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह एक गोडियन फैमिली है। गोडियन फैमिली के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, कोहाट और पेशावर के इलाके में तिब्बी शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी। उस ख़ानदान की कब्रें भी यहाँ मौजूद है। तो यूँ कह लें कि ये कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक तारीख़ है, इसलिए कि हर कब्र की एक तारीख़ है। आइए आपको कुछ कब्रें, जो कोई ख़ास कब्रें हैं वो दिखाते हैं और साथ जो है वो आपको ये भी बताते हैं कि इनकी तारीख़ क्या है। हमारे साथ इस के क्यूरेटर हैं जो मुंतज़िम हैं। क्या नाम है जी आपका पूरा? मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार हुसैन ये इस कब्रिस्तान की निगहदाश्त करते हैं, इसके इंचार्ज भी हैं, क्यूरेटर भी हैं और ये जानते भी हैं कि किस कब्र में कौन सी शख्सियत दफन है। हम इन्हें साथ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि चंद कब्रें आपको दिखा सकें जिनकी अहमियत, और इनसे पूछेंगे भी क्योंकि ये भी अच्छे खासे अर्से पहले इनके वालिद साहब मेरे ख्याल यहाँ काम करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अब जो है वो अब ये काम करते हैं। तो ये हमें कुछ कब्रें दिखाते हैं और हम आपको बताते हैं कि इन कब्रों के पीछे कहानियाँ क्या हैं। ये कब्र है जी, इसकी ख़ास बात ये है कि IDA मार्गरेट प्रिंग इनका नाम है। ये 29 नवंबर 1982 को इंग्लैंड में 74 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ और नाउ ब्यूरिड विद हर बिलव्ड हस्बैंड नोएल ग्रेटन प्रिंग। ये अपना कंजर्वेटर फॉरेस्ट थे। 3 दिसंबर 1896 को पैदा हुए और 15 अक्टूबर 1948 को इनका इंतकाल हुआ।
तो ये मियाँ बीवी की एक कब्र है इफ्तिखार, इसमें क्या ख़ास बात है? ये मोहब्बत की वजह से एक साथ दफन हुए हैं? इनकी बस प्यार मोहब्बत था। पहले तो उनका अंग्रेज़ों का दौर था ना, हम्म। तो उस टाइम फिर ये होता था कि बस जो लिख देते थे कि हमें मर जाए तो हमें कटे दफनाओ। अच्छा। तो इन लोगों ने जो किया था कि हमें कटे दफनाओगे, तो फिर आगे पीछे ही फौत हुए, लेकिन अच्छा। इनकी वसीयत थी इनको कटा दफनाया। नहीं, लेकिन ये एक का लिखा हुआ है 1982 में फौत हुए, एक का लिखा हुआ है 1948 में फौत हुए। जी जी, आगे पीछे फौत हुए। इनकी ख्वाहिश थी कि हमें एक कब्र में दोनों को कटा दफनाया जाए। अच्छा, मतलब हाँ जी। ये कि ये इतने साल के बाद फिर उनकी मैयत को यहाँ लाया जी, गया। जी जी, यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे यानी वो दफनाया 1948 में फौत हो गए थे, ये 1982 में फौत हुई, 40-42 साल का फ़र्क है। गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, चले और कब्रें देखते हैं जी। ये कब्र 1918 की है, लॉरा हेलन एविनो। ये डियरली बिलव्ड वाइफ ऑफ जे एविंग, ये 1918 की कब्र है। यानी इसको जो है वो तकरीबन 1.5 सदी हो गई है। बिल्कुल हो गई। इसी तरह ये एक कब्र है, ये 1990। ये 1919 की कब्र है। ये लेफ्टिनेंट कर्नल वाल्टर इरवन IMS, चीफ मेडिकल ऑफिसर NWFP। ये जाहिर सी बात है उस ज़माने में जो है वो सूबा सरहद हुआ करता था। NWFP, ये पूरी कब्र ऊपर स्लीब बनी हुई है और ये जनाब इसकी कब्र है। ये कब्र भी 1918 की कब्र है और ये अकलौते साहबजादे थे जिनका नाम लिखा हुआ है। ये उनकी कब्र है 1919 की, नहीं 1918, 21 अक्टूबर 1918। ये नई कब्र है मुबारक मसीह, 2023 में इनका इंतकाल हुआ। इन द लविंग मेमोरी ऑफ मुबारक मसीह। ये उसकी वाइफ है। ये मुबारक मसीह की वाइफ की कब्र है। इनका इंतकाल भी 2023 में हुआ। चौदह मई 1875 को इनका इंतकाल हुआ। लुइस, द बिलव्ड वाइफ ऑफ E. वुल्फिल। ये भी 1868 में पैदा हुए, सॉरी 1864 में इनका इंतकाल हुआ। 1864 की कब्र है ये। आ, 1825 को पैदा हुए और 1866 में इनका इंतकाल हुआ। ये कब्र है पश्तो और फ़ारसी में जो है वो इसके ऊपर कब्र के ऊपर ये कंधा है। ये शायरी कह लें या जो है वो तर्जुमा कह लें। इधर फ़ारसी लिखी हुई है और इधर ये पश्तो लिखी हुई है। ये कब्र है अजीडो लियोनथाल की। ये यहूदी मज़हब तर्क करके इन्होंने ईसाई मज़हब कबूल किया था और पेशावर में इन्होंने ईसाईयत की तबलीग में बहुत अहम किरदार अदा किया। इंजील का पश्तो में तर्जुमा किया। सबसे बड़ा कारनामा इनका ये था कि इंजील का इन्होंने पश्तो में तर्जुमा किया और पश्तो डिक्शनरी जो है वो मुरतब की। 27 अप्रैल 1864 को इन्हें इनके चौकीदार ने जो है वो कत्ल कर दिया था। ये एक जो है वो तारीख़ी हकीकत है। लेकिन बहरहाल इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि इंजील का सबसे पहला पश्तो तर्जुमा इन्होंने किया और 27 अप्रैल 1864 को इनका इंतकाल हुआ और इन्हें यहाँ दफन किया गया। ये कब्र जो है ये है अपना लेफ्टिनेंट सर रिचर्ड बर्टन, उनकी कब्र है। ये पहली एंग्लो अफ़गान जंग जो थी उसमें इन्होंने हिस्सा लिया और रिचर्ड बर्टन ने अफ़गानिस्तान के बादशाह अमीर दोस्त मोहम्मद की भांजी से शादी की थी।
यानी सबसे ये अहम बात ये है कि ये ईसाई थे और इसके बावजूद इन्होंने एक मुसलमान बादशाह की भांजी यानी अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ान जो अफ़गानिस्तान के अमीर थे उनकी भांजी से शादी की। इनके बेटे रॉबर्ट बार्ट बर्टन ने इसी इलाके में मुकामी फ़ोर्स खैबर राइफल्स की बुनियाद रखी। तो रिचर्ड बार्ट बर्टन का 1863 में 50 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 10 नवंबर 1863 ये उस रिचर्ड बर्टन की खबर है जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मुसलमान भांजी से शादी की थी। ये खबर जो आप देख रहे हैं ये जॉर्ज रिचमंड की खबर है। ये ओहदे के हिसाब से लेफ्टिनेंट थे। 1863 में यूसुफ जई कबीले के साथ झड़प के दौरान ये मारे गए थे। ये बहुत अहम मुहिम बताते हैं अंग्रेज़ दौर की जो ईगल नेस्ट पिकेट और फैक्ट पिकेट के नाम से भी मशहूर है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ईगल्स नेस्ट पिकेट और डे इन द डिफेंस ऑफ द ईगल्स नेस्ट पिकेट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये इस जो मुहिम थी इसकी क़यादत की थी मेजर जनरल जेम्स लैंड ने और उन्होंने किसी से मशवरा भी नहीं किया। बगैर मतलब किसी से मशवरा किए हुए उन्होंने अपने तौर पर यह कदम उठाया और फ़ौजी दस्ता लेकर जो है वो सवात पहुंच गए और मतलब यहाँ जो पेशावर में फ़ौजी अफसरान थे किसी से मशवरा नहीं किया, ख़ुद उन्होंने फ़ैसला लिया, सवात पहुँचे। वहाँ इनकी जो है वो झड़प हुई सवातियों के साथ और कहते ये हैं कि अंग्रेज़ फ़ौज को इस हमले की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी और 1000 बरतानवी फ़ौजी इस जंग में या झड़प में मारे गए थे। तो ये लेफ्टिनेंट रिचमंड जो है उन लोगों में से एक थे जो सवात वालों के साथ जंग में मारे गए थे। ये किसी छोटे बच्चे की खबर है। 1800 कितने की है इफ्तिखार? 1886 1886 की खबर है। ये आर्थर रीड टेलर रॉबर्टसन की खबर है। 1875 में जो है वो इनका इंतकाल हुआ सिर्फ 29 साल की उम्र में। यहाँ बहुत से कब्रें ऐसी भी हैं जिन्हें बाकायदा बाद वाक़यात में कत्ल किया गया या कत्ल हुए, उन लोगों की कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। ये भी जो है वो 1869 में ये भी किसी छोटे बच्चे की कब्र है 1869 की। मेरे दाएं हाथ को नियामत है और बाएं हाथ को इफ्तिखार है। अब से पहले कैमरा नियामत के हाथ में था, मैंने इसलिए लिया कि एक तो नियामत भी इस कब्रिस्तान के बारे में और इफ्तिखार के वालिद साहब के बारे में जानता है कि किस तरह उन्होंने इन कब्रों का ख्याल रखा। नियामत, तुम इनके वालिद साहब को जानते हो? हाँ, इधर वही तकरीबन कोई 2005 से हम इधर आ रहे थे तो हमने उसको देखा था, इधर बैठता होता था। अच्छा। और काम करता होता था। अच्छा। ये दरख्त वगैरह और सही कर देता था, पानी डालता था, इसका वो काम था। बस जहाँ पे पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाता था उसको काट लेता था और वगैरह जो सी चीज़ें थी या कोई पत्थर पड़े हुए थे वो साइड पे लगा देता था, उसका ये काम होता था। अच्छा। बाकी दूसरे बाहर बंदे को अंदर की इजाज़त नहीं होती थी, वो बिल्कुल छोड़ नहीं था। अच्छा, एक ईमानदारी की बात बताओ, हम अपने कब्रिस्तानों में तो जाते हैं, ये गोरा कब्रिस्तान है, मसीहियों का कब्रिस्तान है, कोई फ़र्क नज़र आया तुम्हें? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। बाज़ हमारे लोग कहते हैं कि यार इसमें वो खड़े होके दफनाते हैं, लेकिन जिस तरह हमारी ये कब्रिस्तान मुस्लिम की जिस तरह है वो भी इसी तरह ही है। सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे लोग हैं। हम सब जाएंगे इसी एक ही मिट्टी के नीचे, एक मिट्टी के नीचे जाएंगे, एक मिट्टी के बने हुए हैं। इफ्तिखार, कोई फ़र्क नज़र आता है तुम्हें मुसलमानों में और जो है वो ईसाइयों की कब्रों में, मसीहियों की कब्रों में? सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान सारे इंसान है, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो मुस्लिम है। सही है। मिट्टी तो सारी ही की है। अगर आप इंसान को कोई गोरा कब्रिस्तान में दफना देते, कोई जो मुसलमान होते और कब्रिस्तान में दफना देते, लेकिन मिट्टी सारी एक ही है सर, कोई फ़र्क नहीं है सर, मिट्टी एक जैसी है। बिल्कुल सर, और ये मिट्टी से बने हुए मिट्टी में जाना है सर। और ये भी तयशुदा बात है कि मिट्टी ने वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो या किसी और मज़हब का हो, उसने मिट्टी ने जिस्म भी खाना है, हड्डियाँ भी खानी है और हमने इसी मिट्टी में मिल के रह जाना है। बिल्कुल सर, खाक हो जाते हैं। अगर हिंदू है वो जला के वो भी फिर वो अपना सिस्टम पानी में छोड़ देते हैं।
ऐसा ही है, बिल्कुल वो ऐसा ही है, ख़त्म हो जाते हैं सर। ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, अच्छा राख मुझे बनता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जैसे अभी नियामत ने कहा कि जी मुर्दा खड़ा करके दफनाते हैं, ये क्या मतलब इसमें क्या वो है? यार सर बाज़ अक्सर मैं इधर देखता हूँ, क्योंकि मैं तो चौकीदार हूँ, मुझे तो पता है। इधर अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं भाई ये जो क्रॉस निशान लगा हुआ है, कहते ये खड़े होके दफनाते। अक्सर लोग यही सवाल मेरे से पूछते सही सही। तो मैं उनको फिर समझा देता हूँ। कुछ हमारे साथ इधर जो लड़के वो होते हैं, फिर वो गाइड कर देते हैं कि नहीं ये खड़े होके नहीं दफनाते हैं, खड़े होके हो ही नहीं सकते सर। ये बात मैंने इसलिए आपके मुंह से कहलवाई है कि ये मैंने दर्जनों दफ़ा सुनी है बिल्कुल और मैं खुद इसकी तरदीद कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता, हाँ जी। खड़ा करके नहीं दफनाया जाता, बल्कि उसी एहतराम और इज्जत के साथ दफनाया जाता है मुर्दा, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हम मुसलमान करते हैं। बिल्कुल सर। तो ये अच्छा हुआ कि आप अपनी ज़बान से जो है वो आपने बता दिया कि जी मुर्दा खड़ा करके नहीं नहीं दफनाते। दफनाया जाता। ये वाहिया बस लोगों ने वो बनाया हुआ है, बाकी मुर्दे को सही दफनाया जाते हैं। जैसे जो है वो मुसलमान लिटाते हैं। बिल्कुल अच्छा कफन का क्या करते हैं? कफन ये लोग डालते हैं सर, जैसे हम मुसलमान लोग कफन चढ़ाते हैं, ऐसे ईसाई लोग भी कफन चढ़ाते हैं। यही सफ़ेद रंग का कफन बिल्कुल चढ़ाते सफेद हैं। रंग का सर कफन है सर। ले जी आप ये गलतफहमी दूर कर लें कि जो है वो अपना ईसाई जो है वो कफन मतलब कफनाते नहीं हैं अपने मुर्दों को। ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से नाजरीन भी मुझसे सवाल करते हैं, बहुत से लोग भी मुझसे पूछते हैं कि जी ईसाइयों को कैसे दफन किया जाता है। तो आज मैं गोरा कब्रिस्तान में खड़े होकर उन्हीं लोगों के सामने जो लोग ये काम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि मुर्दा मुर्दा होता है और उसे वो तमाम तर इज़्ज़त व तकरीम दी जाती है जो दी जानी चाहिए। ये कैप्टन कमांडिंग की कब्र है, डंकन किड प्रेसग्रेव। ये उनके भाइयों ने ये तख्ती लगाई उनकी याद में। 21 अक्टूबर 1862 को जो है वो इनका इंतकाल हुआ। इसी तरह ये भी जो है वो इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड कोल्ट्रस गॉर्डन, इधर से दिखाइएगा जी। 1879 7 अप्रैल 1879 को इनका इंतकाल हुआ। बहुत पुरानी कब्रें हैं, मेरा ख्याल है कि 2 सदियाँ होने वाली हैं। ये कब्र है, तारीख़ पैदाइश 8/4/1987 और तारीख़ वफ़ात 28 जून 2006। ZARI नाम कोई नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक शेर इस पर लिखा हुआ है कि मौत से यारी न थी, हस्ती से बेजारी न थी, चल दिए हम इस सफ़र पर जिसकी तैयारी न थी। तो वाकई मौत नागहानी होती है। अल्लाह ताला ने अपने तौर पर मौत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि उसने कब जाना है। क्योंकि अगर इंसान को ये पता हो कि उसने कब जाना है तो मेरा ख्याल है कि बहुत से काम जो है वो रह जाएं या वो इतना डिप्रेस हो जाए कि कुछ कर ही ना पाए। ये कब्र है जी 27 सितंबर 1892। 27 साल की उम्र में ये ख़ातून की कब्र है और यकीनी तौर पर जो है वो ये कतबा उनके शौहर ने ये लिख कर लगाया हुआ, दिल की शक्ल बनाई हुई है, जिससे लगता है कि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यानी तारीख़ के साथ साथ मोहब्बतों का इजहार भी है और जाने वालों का दुख अपनी जगह तो होता ही होता है। इसमें मज़हब की या फ़िरक़े की या ज़बान की कोई क़ैद नहीं होती। जाने वाला कोई भी हो, बहरहाल उसका दुख होता है। ये मारिया फ्लोरा, ये भी कब्र बहुत पुरानी है, 1892 की कब्र है ये। और ये भी एक जैसे पुराने ज़माने में ख़त लिखा करते थे उस अंदाज़ में इसका कतबा बनाया हुआ है। अच्छा इफ्तिखार, ये जो मोमबत्ती बनी हुई है जी सर, ये क्या मतलब ये एक ही कब्र है, ये कतबा है किसी एक कब्र का, क्या है ये? नहीं सर, ये जो है पहले ज़माने में जो अंग्रेज़ों के दौर में जो जर्नैल थे, फ़ौजी थे, जो सोल्जर थे ना, जो जंग में शहीद हुए, तो उनकी कब्र है। मैं अच्छा। आपको वो दिखा देता हूँ, इन पे सारी वो हिस्ट्री लिखा हुआ है। आप सामने मेरे साथ आए सर, ये आप इसमें जो है सारा कुछ लिखा हुआ है। इसमें कर्नल भी है, ब्रिगेडियर भी है, सारे अफसर हैं। अच्छा मतलब सिपाही भी हैं। ये कई लोगों की कब्र है? जी जी जी। अच्छा, इसमें एक बंदा दफन नहीं है? नहीं सर, इसमें 32 बंदे हैं सर। अच्छा, 32 बॉय सर। तो ये मतलब किसी जंग में मारे गए थे? जी जी जी।
कहाँ हुई थी जंग, वो कुछ पता है? नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन इस पे कुछ लिखाई का कुछ वो ख़राब हो गया ना, वो पढ़ा नहीं जाता। जी अच्छा, तो ये मोमबत्ती की शक्ल में ये कब्र बनी हुई है और इसमें कम से कम 32 लोग दफन है बिल्कुल है इसके सर। नीचे। अफसर भी है, सिपाही भी है। अच्छा इफ्तिखार, ये बताओ कि अब यहाँ कोई अब अंग्रेज़ आते हैं फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए, ये दुआ करने के लिए? जब मुल्क के हालत पहले ठीक था, बेहतर था, तो बहुत से लोग आते थे, अच्छा, लेकिन अभी मुल्क का हालत ख़राब है तो इस वजह से नहीं आते सर। कितना अरसा हो गया तकरीबन? तकरीबन यार सर 1-2-3 साल हो गए कि अंग्रेज़ नहीं आते? नहीं आते हैं सर। अच्छा, यहाँ मुकामी रहने वाले आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। अच्छा, नई कब्रें भी बन रही हैं या पुरानी कब्रों के ऊपर ही नई कब्रें बनाते जा रहे हैं? नई कब्रें भी बन रही है सर। पुरानी जो हिस्ट्री है उनको तो ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो सही है। ऑलरेडी पुरानी हिस्ट्री है। सही है। और नए जो डेड बॉडी आती है उनको भी दफनाए जाते हैं। अच्छा, जी तो ये मैंने जो चंद कब्रें देखी हैं, मुझे तो ये पता चला है कि जो अंग्रेज़ इब्तदाई दौर में 1849 में यहाँ आए, ये शायद सबसे पहला कब्रिस्तान था जो उन्होंने बनाया। बिल्कुल वाहिद यही है सर। दो मजीद है, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ दफन नहीं है। बिल्कुल शायद उसमें भी हो, ये नहीं कह सकते, लेकिन ये पेशावर में जो है सबसे बड़ा गोरा कब्रिस्तान ये है सर। अच्छा, हाँ जी। आपका क्या नाम है? वारिस। आपका क्या नाम है? इमरान। इमरान। अच्छा, आप लोग भी जो है वो इफ्तिखार की मदद करते हैं? बिल्कुल सर। जी, ये इफ्तिखार की यहाँ पे ड्यूटी है अच्छा, और हम लोग यहाँ पे आते हैं काम वगैरह करवाने के लिए, इफ्तिखार के साथ भी आते हैं और बस इसी तरह अपना कामकाज भी करते हैं कि बस अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हमारे और भी बहुत से मतलब के लड़के हैं रज़ाकार, मतलब वो कब्रों की सफाई वगैरह करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इफ्तिखार जो है यहाँ का हमारा चौकीदार है, मतलब कि मुहाफिज है, यहाँ पे ख्याल करता है और हमारे साथ भी इसका बहुत अच्छा ताउन है। इफ्तिखार अच्छा लड़का भी है। इफ्तिखार आपकी तो बड़ी तारीफ़ की है लोगों ने। बिल्कुल सर, बस क्या करें, ये तो एक खिदमत है सर। जो खिदमत हम अकेले तो नहीं कर रहे, जो आ रहे हमारे साथ मिल बांट के कर रहे। और हमारे ग्रुप का कोबरा ग्रुप है हमारा। कोबरा ग्रुप, ये तो बड़ा ख़तरनाक नाम है। कोबरा सांप का नाम होता है कोबरा। अंडरटेकर। हाँ। अच्छा, अंडरटेकर। अच्छा, हमारा वो क्या करता है ग्रुप? बस ये हम ये चीज़ें बनाते हैं, ये सफाइयाँ करते हैं। ये जंगलात ख़त्म ये जब करते हैं। हम स्टार्टिंग में आए थे वहाँ पे गेट पे खड़े होते थे तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता था। अभी तो माशाल्लाह खीरी द्वार भी नज़र आती है। अच्छा। दीवार भी सब कोने वगैरह ये सब सफाया भी। जंगल हमने काटा और है। ये क्यारियाँ वगैरह बनाई हैं, पौधे वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी काम हाँ, हुआ है। वहाँ नया हाँ, काम ये हुआ है, सारा बिल्कुल हुआ है। ये शुरू पौधे है आप ये। देखें, पौधों को कवर किया हुआ है। ये सब लड़कों की बहुत सारी यहाँ पे मेहनतें हैं। अच्छा जी, तय ये पाया कि अपना कब्रिस्तान या कब्रें सांझी होती हैं, इसलिए कि इंसान किसी भी मज़हब का क्यों ना हो, उसने जाना मिट्टी के नीचे है। मुसलमान भी मुर्दे अपने दफन करते हैं, ईसाई भी दफन करते हैं, हिंदू और सिख जलाते हैं, लेकिन बिल आखिर उनकी राख को पानी में बहा दिया जाता है। ये जो 3 लोग मेरे साथ खड़े हैं, ये इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले हैं। ये उन लोगों का ख्याल करते हैं जो मिट्टी के नीचे हैं, क्योंकि फ़ी ज़माना जो नफ्सा नफसी का आलम है, हम उन लोगों का ख्याल नहीं करते जो ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं या मौजूद है, लेकिन ये उन लोगों का ख्याल करते हैं जो मनो मट्टी तले दब चुके हैं। पता नहीं उनका गोश्त तो खैर अब नहीं बचा होगा, अल्लाह जाने उनकी हड्डियाँ भी सलामत रह गई हैं या नहीं रह गई। लिहाजा ये लोग ज़्यादा मतलब काबिल एहतराम है। मैं आप सबको सलाम करता हूँ जी कि आप जो है वो इस तरह कब्रिस्तानों का ख्याल रखते हैं। मैं यहाँ खड़े होकर एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में, गोरा कब्रिस्तान में, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी मुर्दे दफनाने के बाद भूल ना जाया करें। जैसे यहाँ जगह छूटी हुई है कब्रों के दरमियान चलने फिरने की, आने जाने की, इस तरह आप भी अपने कब्रिस्तानों में जगह छोड़ें, कब्रों के ऊपर कब्रें ना बनाएं। पिछले दिनों मैं झेलम गया। झेलम एक ऐसा शहर है जो मतलब बदकिस्मती से वहाँ कब्रें बनाने की जगह नहीं है लोगों के पास, लोग कब्रें तलाश करते फिरते हैं। तो मैं मतलब इस हवाले से सब लोगों को ये पैगाम दूंगा कि वो कब्रिस्तान जो मैंने देखा उसमें आप किसी कब्र पर पाँव रखे बगैर दूसरी कब्र पर नहीं जा सकते। ये सूरत हाल है। तो याद रखें उन लोगों को जो कभी मिट्टी के ऊपर थे और आज मिट्टी के नीचे हैं, और इस हकीकत को भी याद रखिए कि हम आज मिट्टी के ऊपर हैं, हमें भी कल मिट्टी के नीचे जाना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।